हेलो दोस्तों, कैसे हो जी आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। सबका होली का त्यौहार भी बहुत अच्छा गया होगा। और अब मिशन जून 21 तैयार खड़ा है और सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम्स हैं, कुछ बच्चे जो दिसंबर 20 में नहीं दे पाए थे वो भी अब अपीयर होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, चाहे वो खुद बीमार थे या कोविड के कारण अदरवाइज डिस्टर्बेंस थी कि एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, तो अब तो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए होंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम सीएस प्रोफेशनल के कॉर्पोरेट फंडिंग की अमेंडमेंट्स लेने जा रहे हैं जो जून 21 के लिए एप्लीकेबल है। उससे पहले जो मैंने अमेंडमेंट्स डाली थी दिसंबर 20 के हिसाब से थी, तो जिन बच्चों की स्किप हो गई थी, बुक अपडेट नहीं है या क्लासेस अपडेट नहीं है, तो उनको वो वाली तो देखनी ही है, प्लस जो मैं आज अमेंडमेंट्स कराने जा रहा हूँ वो भी देखनी है। अब वो अमेंडमेंट्स मिलेंगी कैसे, और ये वाली तो आपके सामने यूट्यूब पर आई गई हैं और आपकी ड्राइव में भी हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है। और जो मैंने दिसंबर 20 के लिए अमेंडमेंट्स कराई थी, और अगर किसी के कारणवश रह गई थी या किसी के पास बुक पुरानी है, वो नई बुक नहीं ले पाया है, तो वो एक बार उस अमेंडमेंट्स को ज़रूर देख ले। तो आपको दिसंबर 20 वाली जो मैंने क्लास है वो यूट्यूब पर भी डाली हुई है अमेंडमेंट की। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। ये देखो, जब आप मेरे चैनल पे जाते हो तो यहाँ पर अमेंडमेंट सिक्योरिटी लॉ फॉर सीएस एग्जाम, ये एसएल सीएफएल दोनों डाला हुआ है। तो ऊपर से ये 1 2 3 4 7th क्लास है। यहाँ पर आप देखोगे 7th 8th जो भी नंबर आएगा और क्लास ऐड हो गई, तो ये क्लास भी आपने देखनी है एक बार। आप ये एग्जी और प्रोफेशनल की मैंने कंबाइंड क्लास बनाई थी कि जो कॉमन अमेंडमेंट्स थी सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड, ये भी देखनी है आपको, प्लस ये क्लास तो आप देख ही रहे हो। और इनका दोनों का पीडीएफ एक्सपर्ट बनो की साइट पर यहाँ पर अवेलेबल है। जब आप यहाँ फ्री नोट्स में जाओगे, एक्सपर्ट बनो की साइट में फ्री नोट्स में जब जाओगे, तो आप ये सीएस नोट्स का लिंक दबाओगे, आपको सिंपल सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पर ये सारी अमेंडमेंट्स डली हुई हैं। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे। तो जैसे ये दिसंबर 20 के लिए क्लास डली हुई थी सिक्योरिटीज़ लॉ फॉर एग्जी एंड प्रोफेशनल, ये पीडीएफ डला हुआ था, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास आपको यूट्यूब पे मिल रही है, ये वाली आप क्लास देख रहे हो, और इसका भी पीडीएफ आपको इसी साइट पर लास्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर मिल नहीं रहा, आपको सिंपल एक्सपर्ट बनो की साइट पे जाना है, फ्री नोट्स के कॉलम में सीएस नोट्स, और सबसे लास्ट में आपको कनेक्ट करना है। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी दूंगा, अब आपको कैसे प्लान करना है एक बार वो बता देता हूँ। अमेंडमेंट क्लास प्लस नोट्स, क्लास तो आपको आपकी ड्राइव पर है, यूट्यूब पर मैंने डाल दी, और विवेक गाबा सर की टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाएगी। और नोट्स का पीडीएफ ये आपको एक्सपर्ट बनो .com की साइट पर मिल जाएगा। तो ये आप क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाले आप साइट पर जाओ, इसमें आप फ्री नोट्स के लिंक पर जाओगे, फ्री नोट्स के लिंक पर सीएस नोट्स, और आप स्क्रॉल करके जाओगे एट लास्ट, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ दो हैं, दिसंबर 20 के लिए और जून 21 के लिए, ये दोनों पीडीएफ आपको रेफ़र करने हैं। और इसमें पीडीएफ का अमेंडमेंट्स डला होगा, एसएल सीएफएल सिक्योरिटी लॉ या कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए, तो वो एक्जी और प्रोफेशनल के लिए जो कॉमन थी वो डली हुई हैं। और आज की क्लास जो है वो मैं एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल वालों के लिए ही लेकर आया हूँ, और बहुत ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट नहीं है, बट इसमें बहुत सारी थी और कुछ टेक्निकल्स भी थी, तो मैंने उनको काफ़ी प्रैक्टिकल वे में सारा समझाया हुआ है। तो एक अगर किसी की गलती से रह गई है जो अपीयर नहीं हुआ था, वो परेशान ना हो, वो दोबारा से यहाँ पर देख ले, क्लास यूट्यूब पर पड़ी है, मैंने अब आपको सारा बता दिया है। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करें जी, चलो। देखो, ये पीडीएफ दिसंबर 20 का था, सिक्योरिटीज़ लॉ अमेंडमेंट्स। तो इसमें जैसे जो टॉपिक प्रोफेशनल वालों के नहीं है वो छोड़ देंगे, बाकी कर लेंगे। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह इंटरमीडिएट्स उनके टॉपिक में नहीं है, सेबी एक्ट नहीं है, तो आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो एआईएफ जैसे आपको भी करना है, एक्जी वालों को भी करना है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा जो स्वेट इक्विटी आपके लिए भी है, बायबैक आपके लिए नहीं है,
फिर आप जब आओगे मेन आईसीडीआर की कॉमन अमेंडमेंट्स यहाँ है ही हैं, और अब अलग से मैं यहाँ पर आपको और अपडेट कर रहा हूँ, तो आप ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लोगे और आपको इजी हो जाएगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो हमारे आज की क्लास है फॉर जून 21। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, तो प्रेशर मत लो। स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था, सर बहुत सारी अमेंडमेंट है, सुना है। अमेंडमेंट बेटा बहुत आती है, अमेंडमेंट्स बहुत होंगी, बट एग्ज़ाम से रिलेटेड और स्टूडेंट लेवल पे हमें करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फालतू की अमेंडमेंट्स हैं उन्हें हमें नहीं करना, आप अपना एग्ज़ाम से रिलेटेड जाओगे जो या स्टूडेंट लेवल पर हैं। अब प्रैक्टिस लेवल पर बहुत सारी डिफरेंट हो जाती हैं जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं, बट वो हमारे लिए अभी रिलेट नहीं कर रही। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली टाइम बचाते हुए उन अमेंडमेंट्स पे जोर दिया है कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और जो रिलेट कर रही हैं डायरेक्ट। देखो, सबसे पहली अमेंडमेंट सेबी आईसीडीआर में रेगुलेशन 3 स्टार्टिंग की रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन बात करती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन की, ये किस किस पर सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी। आप ये जानते हो कि इन रेगुलेशन में मेनली ये दिया गया है कि एक कंपनी चाहे वो अनलिस्टेड है चाहे पब्लिक है, आईपीओ या एफपीओ किस प्रोसीजर को फॉलो करके आएगी। इन्हीं रेगुलेशन में राइट इशू की भी रेगुलेशंस हैं, बोनस की भी हैं, प्रेफरेंशियल इशू भी है, क्यूआईपी भी है। तो प्रेफरेंशियल इशू में लास्ट टाइम बहुत मेजर अमेंडमेंट आई थी, पूरा सेक्शन एक उन्होंने रेगुलेशन एक नया ऐड किया था, तो मैंने बहुत वहाँ पर क्लियरली समझाया हुआ है उसको। प्राइसिंग फार्मूला प्रेफरेंशियल इशू का हुआ था चेंज, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो क्लास जरूर एक बार रिकनेक्ट कर लेना अपने आप को, और इस बार के लिए वो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन 3 ये कहती है कि किस किस तरह के पब्लिक इशूज पर एप्लीकेबल होगा आईपीओ, राइट इशू। अब राइट इशू में पहले ये 10 करोड़ वाली लिमिट थी कि 10 करोड़ से ऊपर का पब्लिक इशू राइट इशू आ रहा है तो ये सेबी का आईसीडीआर एप्लीकेबल होता था, जिसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है 50 करोड़। तो आपका ये लिमिट चेंज हुई है कि अब सेबी आईसीडीआर 50 करोड़ रुपए से कम वाले राइट इशू पर अप्लाई नहीं होंगी, उस पर एज पर कंपनी लॉ अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी। और 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर राइट इशू आ रहा है तो कंपनी लॉ तो फॉलो हो ही रहा है, जहाँ जहाँ अटैच हो रहा है, साथ में ये आईसीडीआर की रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होगी। तो रेगुलेशन 3 में मेनली यही एक बड़ा चेंज आया है कि राइट इशू की लिमिट को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया, 50 करोड़ से कम के राइट इशू को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सेबी आईसीडीआर की रेगुलेशन से। नीचे इसके प्रोवाइजो में दिया हुआ है, ये कब से चेंज हुआ देखो 28 सितंबर 2020, तो जो मैंने दिसंबर 20 की कराई थी तो उसमें ये नहीं डाली थी, अब आपको ये चेंज करनी है। प्रोवाइडेड दैट इन केस राइट इशू ऑफ साइज लेस देन 50 करोड़ तो कंपनी लेटर ऑफर प्रिपेयर करेगी, सिर्फ सेबी को फाइल कर देगी और सेबी उसको वेबसाइट पर डाल देगी, बट उसकी अप्रूवल नहीं होगी। अब सेबी उसकी वेटिंग नहीं करेगी, उसमें कोई करेक्शन वो नहीं होंगी, सीधा सा सिंपली एक आपको लेटर ऑफर जो आप बनाओगे वो आप फाइल कर दोगे। क्लियर जी, ये रेगुलेशन 3 थी, बहुत सिंपल। अगला चेंज सीधा रेगुलेशन 61। ये रेगुलेशन शुरू होती है राइट इशू की। राइट इशू पर रेगुलेशन 61 में क्या चेंज आया, कौन सा इशूअर राइट इशू नहीं ला सकता, ये एलिजिबिलिटी का नहीं है, नॉन एलिजिबिलिटी का है। तो ये पूरी रेगुलेशन एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन में ये 2 वर्ड ऐड कर दिए गए हैं, इंसर्टेड कर दिए गए हैं। इनमें ये डाला गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए एंड बी विल नॉट अप्लाई। अब रेगुलेशन 61 क्या कहती है कि राइट इशू कौन सा कंपनी नहीं ला सकती, इशूअर और उसके प्रमोटर अगर सेबी की तरफ से डीबार्ड है, सेबी ने उनको कैपिटल मार्केट में एक्सेस करने के लिए मना कर रखा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जिन कंपनियों के ऊपर सेबी के एक्शन चल रहे हैं, डी लिस्टेड है, जैसे विजय माल्या ग्रुप की किंगफिशर हो गई, नीरव मोदी ग्रुप की कंपनी हो गई, तो जिनको डीबार किया हुआ है इशूअर कंपनी को या प्रमोटर को। सब रेगुलेशन 2 कहती है प्रमोटर और डायरेक्टर उस कंपनी के डीबार्ड है, ये तो खुद प्रमोटर। नेक्स्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं प्रमोटर एंड डायरेक्टर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं, जो पैसा है जिनके पास बट वो दे नहीं रहे और इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं। विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2 नई डेफिनेशंस ऐड हुई हैं जो हमने लास्ट टाइम भी की थी। वो ये कहता है कि यहाँ पर आपको कब पब्लिक इशू लाने की आज़ादी मिल जाएगी। ये ऊपर ए एंड बी इन दोनों केसेस में, यहाँ पर तो आप ला ही नहीं सकते राइट इशू अगर उस कंपनी का प्रमोटर
या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो गए जो इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं और इंडिया में उन्होंने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या फाइनेंशियल पैसा देना था बैंकों का, उनको तो किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। हाँ, अगर ए और बी की इशूअर खुद या प्रमोटर ग्रुप या उसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर और डायरेक्टर एनी अदर कंपनी जो कॉमन है, मतलब जिस कंपनी का राइट इशू आना है वो कंपनी और उसके प्रमोटर डायरेक्टर, दूसरा उस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो किसी और कंपनी में है और वो कंपनी डिबार्ड है, तो हमारी कंपनी भी नहीं लाएगी। मतलब हमारी एक कंपनी है जो हमारी कंपनी डिबार्ड नहीं है, बट हमारी कंपनी में जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं वो किसी और कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वहां पर उनके ऊपर डिबारमेंट लगा हुआ है, तो हमारी कंपनी भी राइट इशू से रोक लगा दी जाएगी। ये दो क्लॉज आ गई, सब रेगुलेशन आ गई। अब इन दोनों में अगर डिबारमेंट का पीरियड था 2 साल 5 साल और वो ओवर हो चुका है, सेबी ने जो उनके ऊपर स्टॉप किया था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो खत्म हो चुकी है, तो फिर वो ला सकते हैं। तो उसमें बस ये आया है कि पर्सन और एंटिटीज मेंशन देयरिन वो आर डिबर्ड, पीरियड ऑफ डिबारमेंट इज ऑलरेडी ओवर, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये 2 वर्ड ऐड किए गए हैं, ग्रामेटिकल एरर को ठीक किया गया है। क्लियर जी? नेक्स्ट रेगुलेशन है 69 रेगुलेशन भी बहुत माइनर सी है, सिर्फ इसकी हेडिंग से कंप्लायंस ऑफिसर उठाया गया है। राइट इशू के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर और इंटरमीडिएट तो रहेगा, अब कंप्लायंस ऑफिसर को हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अब यहाँ पर सब रेगुलेशन 8 में भी 69 में ये पूरा का पूरा कंप्लायंस ऑफिसर जो मॉनिटरिंग करेगा उसको हटा दिया गया। रीजन, राइट इशू भैया किसका आ रहा है, लिस्टेड कंपनी का या अनलिस्टेड कंपनी का? सेबी आईसीडीआर किस पर एप्लीकेबल हो रहा है, आईपीओ के केस में या एफपीओ के केस में, या राइट इशू? तो राइट इशू कौन सी ला रही है, लिस्टेड कंपनी, तो वो पहले से आईपीओ ला चुकी है, तो ऑलरेडी उसके केएमपी में कंपनी सेक्रेटरी है, ऑलरेडी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंटेड है वहां पर, तो यहाँ पर इस वर्ड को करेक्ट किया गया है और यहाँ से कंप्लायंस ऑफिसर को हटा दिया गया है सिर्फ। तो अब जो भी कंपनी राइट इशू लाएगी, ऑब्वियसली लीड मैनेजर तो अपॉइंट करना पड़ेगा, और अदर इंटरमीडिएट्स कौन आ जाते हैं, बैंकर टू इशू होगा, डिबेंचर है तो डिबेंचर ट्रस्टी आ जाएगा, आरटीए आएगा, तो जो जो कनेक्टेड है अंडर राइटर आएंगे, तो जो जो कनेक्टेड इंटरमीडिएट्स हैं वो अपॉइंट होने हैं। और ये अपॉइंटमेंट परमानेंट तो होती नहीं, बट कंप्लायंस ऑफिसर तो कंपलसरी है, परमानेंट है। वो तो जब कंपनी लिस्ट हो गई तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में ही आ गया कि कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। तो यहाँ से ये करेक्शन की गई है कि कंप्लायंस ऑफिसर को हटा दिया गया है, क्योंकि इसका डबल मीनिंग जा रहा था कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमने कंप्लायंस ऑफिसर एज पर एलओडीआर अपॉइंट किया हुआ है लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से। अब रेगुलेशन 69 कह रही है कि राइट इशू लाना है तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो, तो क्या एक नया पर्सन लाना है? ये कंफ्यूजन होता था। लीड मैनेजर तो जब हमारा पहले आईपीओ या एफपीओ आया था वो काम करके हट चुका होगा, बैंकर टू इशू हट चुका होगा, डिबेंचर ट्रस्टी अगर रिडेम्पशन हो गई तो हट चुके होंगे, बट कंप्लायंस ऑफिसर तो हर कंपनी में जब तक कंपनी लिस्टेड है तब तक चलेगा ही चलेगा। तो राइट इशू के केस में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जी आपको एक नया पर्सन ऐड करना है, इसलिए सेबी ने इसको करेक्ट करके यहाँ से हटा दिया कि आपका पहले वाला कंप्लायंस ऑफिसर जो एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट चल रहा है और आप चलते रहोगे। नेक्स्ट रेगुलेशन 70, ये रेगुलेशन 70 में लेटर ऑफ ऑफर जो जाता है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और लेटर ऑफ ऑफर, वो एज पर शेड्यूल 6 होता है, तो उसका कंटेंट वहां पर दिया हुआ है। अब हमें उसमें नहीं जाना, बट यहाँ पर सेबी ने सिर्फ ये वर्ड ऐड किए हैं और क्लियर किया है कि पार्ट बी और पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 के हिसाब से फॉर्मेट होगा। मतलब राइट इशू का फॉर्मेट, उसका कंटेंट, सिर्फ पहले ये वर्ड नहीं थे जिनको अब ऐड कर दिया गया है कि वो कहाँ पर दिए गए हैं, शेड्यूल 6 के पार्ट बी और B1 के अकॉर्डिंगली। ये भी बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट रिजर्वेशंस अभी राइट इशू का ही केस चल रहा है। कोई भी कंपनी राइट इशू, आप याद करो बोनस और राइट इशू दोनों में पढ़ते हो कि जब भी लिस्टेड कंपनी कोई राइट इशू और बोनस इशू लाएगी, तो अगर कंपनी ने पहले से कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए हुए हैं तो उनके लिए भी प्रोविजन रखकर चलना पड़ता है। या आप दोनों की रेगुलेशंस में आप पढ़ चुके हो, राइट इशू में भी और बोनस इशू में भी। तो मान लो आज हमारे शेयर्स भी इशूड हैं और कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू हैं जो आने वाले 1, 2, 3 या 5 साल में कन्वर्ट होने हैं। अगर हम आज राइट इशू लाते हैं
तो आज हम जो राइट इशू लाएंगे वो ऑफर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे, बट उनका क्या होगा, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर वाले हैं वो भी तो आने वाले टाइम में हमारे शेयर होल्डर बनने हैं। जो कंपलसरी कन्वर्टेबल हैं, जिनको हमने रिडीम नहीं करना, कन्वर्ट ही करना है, हमें उनके लिए राइट इशू और बोनस इशू का प्रोविजन रखकर चलना पड़ता है। उनके लिए भी उस शेयरिंग उनको देनी पड़ेगी उस शेयर की। तो ये रेगुलेशन 74 ये कहती है कि जब आप राइट इशू लाओगे और अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रखे हैं और कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, तो जितना कन्वर्जन पार्ट होना है उतने के राइट के शेयर्स आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दोगे, बट उनको अभी नहीं दोगे, बट उनके लिए एक अलग से आप रखकर चलोगे प्रोविजन। तो रेगुलेशन 74 कहती है कि कंपलसरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उनको उसी प्रोपोर्शन में रखना है जिस प्रोपोर्शन में उनके शेयर्स है। जो भी रिजर्व किए, चाहे वो फुली कन्वर्टेबल थे, पार्टली कन्वर्टेबल थे उसी टाइम पर, उनको बट दिए कब जाएंगे शेयर्स, वो शेयर अभी नहीं दिए जाएंगे, जब कन्वर्जन का टाइम आएगा। मान लो आज से 2 साल बाद है, तो आज हम राइट इशू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो दे देंगे, और जो हमारे को पता है कि इतने कन्वर्ट होने हैं उतने प्रोपोर्शन में हम शेयर्स निकाल कर अलग से रख देंगे, बट उनको मिलेंगे कब, जब वो कन्वर्ट होंगे। तो इसमें ये प्रोवाइजो एक ऐड किया गया है और क्लैरिटी दी गई है दैट फॉर द पर्पज ऑफ ऑफरिंग सच राइट एंटाइटलमेंट द इश्यूअर कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्रेडिट राइट एंटाइटल। क्रेडिट मतलब उनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स अभी नहीं जाएंगे, तो इसको और क्लियर किया गया है। इसको तो सेबी ने साफ कह ही दिया था कि भैया उनको शेयर्स मिलेंगे कब, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। अब बात यह है कि जो आज हमने शेयर्स एक कोटा अलग से निकाल के रख दिया, मान लो 10 लाख शेयर हैं या 10 करोड़ शेयर हैं जो हमारे आने वाले कन्वर्टेबल डिबेंचर वालों को देने हैं, हम उन शेयर्स को कहाँ रखेंगे, इसे कंपनी अपने पास होल्ड करेगी, प्रोविजन रखकर चलेगी, बट उनके डीमैट अकाउंट में कब जाएंगे, जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एक्सरसाइज करेंगे उसको। ठीक है जी। रेगुलेशन 78, ये रेगुलेशन थी कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू लाती है तो लेटर ऑफ ऑफर जाता है। लेटर ऑफ ऑफर डायरेक्ट घर पर जाता है। सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट भी कहता है कि लेटर ऑफ ऑफर बाई पोस्ट जाएगा, स्पीड पोस्ट जाएगा, कोरियर से जाएगा, जिसका हम रिकॉर्ड रख सके। अब कंपनी जब लेटर ऑफ ऑफर भेजती है, किसी भी कारण से वो उस शेयर होल्डर को नहीं मिला, मान लो स्पीड पोस्ट और कोरियर से गया, उस टाइम पे उसके घर में लॉक था, उन दिनों में वो इंडिया से बाहर था या सिटी से बाहर था, किसी कारणों से उसको लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिला, तो वो अपने राइट की एंटाइटलमेंट की एप्लीकेशन कैसे देगा? क्योंकि पब्लिक इशू में तो हम एप्लीकेशन फॉर्म लीड मैनेजर से ले लेते हैं जाके, ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होता है, बैंकर के पास अवेलेबल होता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट राइट इशू के केस में एप्लीकेशन फॉर्म जो राइट का होता है, जिसको आप लेटर ऑफ ऑफर बोलते हो, वो डायरेक्टली शेयर होल्डर के घर पर जाता है। किसी कारण नहीं मिला उसको, पता उसकी फिर आपने पढ़ा था पब्लिक अनाउंसमेंट भी होती है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी जाती है कि राइट इशू हम दे रहे हैं, कब खुलेगा, कब बंद होगा, ये सारी सेबी की रेगुलेशंस में आता है। कंपनी लॉ भी कहता है कि राइट का पब्लिक इशू में उसमें जाएगा, इंग्लिश डेली, हिंदी डेली में। तो अगर उसको पता चलता है कि हाँ मेरी कंपनी का, मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ वो राइट इशू लेकर आ रही है और मुझे ये लेटर ऑफर नहीं मिला, चाहे मेरी गलती से नहीं मिला चाहे कंपनी की गलती से नहीं मिला, तो वो पर्सन एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन दे सकता था पहले, बिफोर दिस अमेंडमेंट, कि वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, फोलियो नंबर दे दे कि जी मेरे पास इतने शेयर पहले से हैं और अब जो राइट इशू आ रहा है मैं इतने का एंटाइटलमेंट बनती है और मैं इतने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और वो सिंपल प्लेन एप्लीकेशन लीड मैनेजर को दे देता था पहले। अब क्या अमेंडमेंट आई देखो, आपने अब पढ़ा है एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, SCS भी पढ़ा है, ये कंपलसरी हो चुका है। तो अब जितनी भी हमारी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और शेयर एप्लीकेशन मनी है, डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाती, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास ब्लॉक हो जाती है, जिसको हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट बोलते हैं, और कंपनी को वो पैसा अलॉटमेंट के बाद ही मिलता है। उससे पहले शेयर होल्डर के एप्लीकेंट के अकाउंट में ही रहता है, बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो एसबा और SCS भी आप सब जानते हो। तो जब पहले राइट इशू के लिए जब शेयर होल्डर अप्लाई करता था तो डायरेक्ट एप्लीकेशन कंपनी को दे देता था, बट आज की डेट में डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म तो कंपनी के पास जा ही नहीं रहा, क्योंकि अब एसबा अप्लाई हो रहा है, कि मतलब वो बैंक में ही एप्लीकेशन जाएगी और बैंक में ही अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करेक्शन की गई है, जिसको भी ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला वो एप्लीकेशन दे सकता है, प्लेन पेपर पर ही देगा, एप्लीकेशन मनी भी साथ में देगा, बट अब किसको देगा वो,
सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास। तो ये सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, एप्लीकेशन मनी लेगा राइट इशू की, और उसको वो ब्लॉक कर देगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। जब अलॉट होंगे तो वो पैसा उसका निकल जाएगा। तो अब ये प्लेन पेपर उसको सारा डायरेक्ट SCSP को देना है एप्लीकेशन। ये थी क्लियर जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट, मॉनिटरिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी याद करो, आपने डिबेंचर के केस में पढ़ा था तो डिबेंचर ट्रस्टी आता है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मॉनिटरिंग एजेंसी। आपने ये भी जब इन रेगुलेशंस को हम शुरू में स्टार्ट में पढ़ते हैं तो आता है कि हर कंपनी को डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर ट्रस्टी लाना है, और अगर शेयर्स का इशू लाना है तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी है। वो मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करती है कि जब तक पब्लिक इशू का 95% पैसा यूज़ नहीं हुआ तब तक हर क्वार्टरली उसको मॉनिटर करती है कि वो अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस हो रहा है या नहीं, कि कंपनी ने जो पैसा पब्लिक से लिया, जो पब्लिक इशू के थ्रू फंड्स लिए हैं, जो कहकर लिए थे वो वहाँ यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मॉनिटरिंग एजेंसी का पर्पस क्या होता है, टू कीप वॉच। दे आर लाइक अ वॉच डॉग, लाइक डिबेंचर ट्रस्टी, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो वॉच रख रहे हैं कि कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में कि जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं एप्लीकेंट से, हम किस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। तो वो जब तक 95% यूटिलाइज नहीं होता तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी उसको हिसाब किताब कंपनी से लेती है, रिपोर्ट लेती है और सेबी को क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल करती है। तो इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ ठीक है, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। पहली बात तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी कब लानी है, जब इशू साइज कितने से ज़्यादा हो रहा है, 100 करोड़ से ज़्यादा। मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट सबमिट करती है, 25% ऑफ द प्रोसीड। इसमें ये वर्ड ऐड कर दिया गया है साथ में, एक्चुअली रेज्ड। एक्चुअली रेज का मतलब क्या है, देखो मान लो आपका 500 करोड़ का पब्लिक इशू था, हो सकता है 490 करोड़ आया हो, तो 95% को क्लियर किया गया है। 95% ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशू एक्चुअली रेज्ड। एक्चुअली रेज का मतलब होता है कि हमने पब्लिक इशू तो आया, बाद में कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ग्रीन शू ऑप्शन था तो ज़्यादा अमाउंट आया होगा, हो सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया बट पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं आया। तो उस केस में यहाँ पर एक वर्ड सिंपल ऐड किया गया है कि 95% ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशू एक्चुअल रेज्ड, एक्सक्लूडिंग, ये पहले से ही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है जो हमारे इशू के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। मान लो हमारा 500 करोड़ का इशू था, हमने कहा 50 करोड़ तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में जाएगा, तो 450 करोड़ है। अब 450 करोड़ में से भी मान लो कुछ का एप्लीकेशन हमने कैंसिल कर दी, 440 करोड़ ही आया, तो अब 95% किसका निकलेगा, 440 करोड़ का। आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वाला निकाल दोगे जो आपने पहले से लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में कि हम इतना अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और इन चीज़ों के लिए करेंगे, उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कह रहे हैं। तो 500 करोड़ में से अगर 50 करोड़ वो था तो आपका रह गया 450 करोड़। अब एक्चुअल में आपके पास आया है 440 करोड़, तो 95% अब किसका काउंट होगा, 440 करोड़ का। तो ध्यान रखना, इस तरह से कोई प्रैक्टिकल भी सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। मॉनिटरिंग एजेंसी हुई। नेक्स्ट रेगुलेशन 84, इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट में बहुत सिंपल से ये रेड कलर वाले समझ लो एडिशंस हैं। ये इशूअर शेल इशू एडवर्टीजमेंट इन वन इंग्लिश डेली, एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है आपको जब भी आपका राइट इशू आएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्लेन पेपर वाली जब हम बात कर रहे थे कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर हमें लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिला, तो ये इशू अनाउंसमेंट का पर्पस ही यही होता है कि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए कि हमारा राइट इशू आया हुआ है, और कंपनी उसको अब साथ में, पहले तो क्या होता था सिर्फ न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर देती थी, ये यहाँ पर ऐड किया गया है। अब कंपनी को और क्या करना पड़ेगा, साथ में इंटीमेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज उसको कहाँ पर अपलोड कर देगा, वेबसाइट पर। मान लो आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो, रिलायंस का राइट इशू आया, आपके घर लेटर नहीं आया और आप वेब न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, या आप स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर गए तो वो अब न्यूज़पेपर की कॉपी वहाँ पर भी अवेलेबल होगी बिफोर डेट ऑफ ओपनिंग। ये ऐड किया गया है। साथ में ये एक न्यू क्लॉज, न्यू सब रेगुलेशन आई है, उसमें यह आया कि एक स्टेटमेंट जाएगी जिनको ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला, शेयर होल्डर्स को ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिला, ना ही वो फॉर्म लेने की पोजीशन में है, तो वो एप्लीकेशन जो देंगे
ये प्लेन पेपर वाली अब चेंज होकर उसका फॉर्मेट वेबसाइट पर डाल दिया गया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्लेन पेपर में जांच दे सकता है, तो अब उसका फॉर्मेट भी साथ में डाला जाएगा। वो किस किस की वेबसाइट पर होगा? आरटीए की, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक एक्सचेंज, लीड मैनेजर, और वो प्लेन पेपर पर भी दे सकता है। मतलब प्लेन पेपर खत्म नहीं हुआ, बट उन्होंने एक शेयर होल्डर की सुविधा के लिए एक अलग से फॉर्मेट बना दिया। तो पहले तो क्या होता था, शेयर होल्डर खुद ही अपना इनिशिएटिव लेगा, प्लेन पेपर पे अप्लाई कर देगा अगर उसको लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिला। तो अब कंपनी कहाँ पर बाउंड हो गई कि न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट देगी कि जी हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं, जिसको लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिला वो इन लोगों की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है। अगर वहां भी नहीं है तो सिंपल प्लेन पेपर पर तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। कौन कौन लोग हैं जहां अवेलेबल है? स्टॉक एक्सचेंज, आरटीए, लीड मैनेजर यहाँ पर, प्लस वो जब एप्लीकेशन देगा तो उसमें क्या क्या देगा, कितने शेयर्स हैं उसके पास, उसका नाम, एड्रेस, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, ये फोलियो नंबर, और ब्लॉक किसके साथ कर देगा? वो SC SB के साथ। तो मैंने पुरानी रेगुलेशन भी आपके लिए लिख दी है, पहले सिर्फ प्लेन पेपर होता था, बट यहाँ पर ये नया एडिशन और हो गया है साथ में। और दूसरा SC SB नहीं होता था पहले वो डायरेक्ट चेक जाता था, अब वो चेक ना जाकर क्या एडिशन आ गया है? SC SB का। तो इससे एग्जामिनर कोई भी सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी, ABC कंपनी, your company has brought up right issue, you have not received the right issue या letter of offer, so what is the remedy to the shareholder? किसी भी तरह का कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जानी है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और अगर उसको राइट इशू का फॉर्म नहीं मिला तो वो प्लेन पेपर भी दे सकता है या लीड मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज, आरटीए की साइट पर जाकर भी उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकता है और वहां पर फिल कर सकता है। सेकंड, एप्लीकेशन अब चेक के साथ नहीं जाएगी, अब वो चेक जाएगा तो SC SB को जाएगा, सारा ब्लॉक एसबा के थ्रू चलेगा। ये सब रेगुलेशन डी को ऑमिट किया गया है कि जो डायरेक्टली जा रही थी वो खत्म किया गया, अब किसको लाया गया? SC SB को। तो इसको रेलेवेंस नहीं रह गई थी तो इस रेगुलेशन को खत्म किया गया। आए जी आगे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या चेंज आया है? 90% है, पर कब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए तो भी इशू सक्सेसफुल माना जाएगा, ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन shall not be applicable to an issuer if ऑब्जेक्ट, उस इशू को लाने का पर्पस, जो पैसा आएगा उसको हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हम कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा नहीं ले रहे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हम पैसा लेंगे उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे और किसी पर्पस के लिए हम पैसा ले रहे हैं, साथ में वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है और प्रमोटर ग्रुप उसमें कमिटमेंट दे दे कि हम अंडर सब्सक्राइब पैसे को खुद ले लेंगे। हाँ, सिर्फ राइट इशू के केस में है ये हम जो बात कर रहे हैं, अब पब्लिक इशू की बात नहीं कर रहे, ये हम राइट इशू की बात कर रहे हैं कि अगर हम राइट इशू लाए थे तो राइट इशू जरूरी नहीं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही लाए। नॉर्मली पब्लिक इशू तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है कि ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट लग रहा होगा। अब हमें प्रोजेक्ट नहीं लगाना, बट हमें जनरल खर्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए या और भी कई चीज़ों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए हमें कोई भी पैसे चाहिए तो हम राइट इशू लेकर आए। तो उसमें 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई कब नहीं होगा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं ला रहे, और साथ में प्रमोटर ये गारंटी दे दे कि अगर 90% से कम आया तो सारे शेयर मैं लूँगा, और वो ये कमिटमेंट देगा कि वो रिनाउंस भी नहीं करेगा, वो कमिटमेंट देगा और वो सारा का सारा वो ले लेगा। तो उस केस में फिर अंडर राइटिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसका इफेक्ट क्या आएगा? नो नीड ऑफ अंडर राइटिंग, अगर प्रमोटर रेडी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। दो चीज़ें याद कर लो आप, ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत छोटी सी है, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट।
issuer shall not make any allotment in excess of the specified security through the letter of offer except as provided in regulation 71-74। मतलब राइट इशू के केस में अगर फालतू लोग अप्लाई कर देते हैं शेयर होल्डर, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा शेयर अलॉट नहीं करोगे। एक्स्ट्रा कब कर सकते हो, ये जो रेड कलर में दिया गया, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 74। रेगुलेशन 74 क्या कहती थी, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी पेंडिंग है, तो आप जितने भी एग्जिस्टिंग, मान लो आपके पास 1 करोड़ के इक्विटी शेयर है आज और कन्वर्टेबल डिबेंचर भी हैं। अब 1 करोड़ के इक्विटी शेयर हैं बट कन्वर्टेबल डिबेंचर भी 50 लाख शेयर्स और कन्वर्ट होने वाले हैं 1-2 साल बाद, तो आप आज से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का प्रोविजन लेके चलोगे तो वो एक्सेस आप अलॉट करके अलग से रख सकते हो। किनके लिए, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो बेसिकली इस रेगुलेशन से क्लैरिटी लाई गई है लैंग्वेज में कि कंफ्लिक्ट ना हो, कि रेगुलेशन 74 तो कहती है कि भाई आपको कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए अलग से अलॉटमेंट करके रखनी है। रेगुलेशन 90 कहती थी कि आप एक्सेस नहीं करोगे, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेबी ने इस लाइन को ऐड किया है। ये आपकी सेबी ICDR की रेगुलेशंस थी जो जिसमें अमेंडमेंट्स थी मेजर, वो आ गई। प्लस मैं बहुत सारी तो मेनली आपको पीछे करा ही चुका था, जो मैंने लास्ट आपको कराई थी, इसमें बहुत सारी थी, ये मैं एसबा वगैरह में भी थी लास्ट टाइम जो मैंने कराई थी। तो ये देखो प्रेफरेंशियल में तो बहुत बड़ी थी और इसका मैंने प्रैक्टिकली फॉर्मूला भी सारा कराया हुआ है, तो एक बार उस वीडियो को भी आप रेफर कर लेना, मैंने वहां से डिलीट नहीं करवाई है इसीलिए। ठीक है जी। अब आता है आपका LODR। LODR में भी बहुत नेग्लिजिबल है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। मेनली जो था वो दिसंबर 20 वालों में आ चुका है, कवर हो चुका है। उसमें क्या है जी, देखो सीधा रेगुलेशन 42 में चेंज है। जो रेगुलेशन 42 है, रिकॉर्ड डेट एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ बुक, तो इसमें ये पोर्शन ऐड किया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को और क्लैरिफाई किया है। लिस्टेड एंटिटी शेल इंटीमेट द रिकॉर्ड डेट फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। किस किस को, स्टॉक एक्सचेंज को जहां पर उसके शेयर डील हो रहे हैं, अवेलेबल हैं, और जहां पर उसके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं कंपनी के। इसमें ये तो लाइनें सिंपल क्लैरिफाई करने के लिए हैं, मेन इसमें चेंज किया गया है, इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर डीमर्जर स्प्लिट कर दिया गया है। पहले ये बहुत लंबा बोनस शेयर डेरिवेटिव ये सब थे, इनको हटाकर यहाँ पर सिर्फ इसको छोटा वर्ड कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखो बोनस शेयर ऑलरेडी आ गए हैं, तो जो चीज़ें पहले आ चुकी थी तो उसको यहाँ से रिपीटिशन को हटाया गया है। ठीक है जी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए। रेगुलेशन 54 कहती थी असेट कवर। असेट कवर का होता था कि ये कब आते हैं, जब सिक्योर्ड डिबेंचर या डेट सिक्योरिटीज होती हैं। तो मान लो ये 100 करोड़ की हैं, तो 100 करोड़ की असेट्स भी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा की हो अच्छी है। तो असेट कवर का एक सर्टिफिकेट जाता था, वो पहले था प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उसको हटाकर मेन किया गया है स्टैच्यूटरी ऑडिटर, और इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक किया गया है। मैं आपको पहले वाली पढ़ा देता हूँ, पहले बहुत छोटी सी थी कि अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट है 100% असेट कवर आपको रखना है जो प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्चार्ज करेंगी। और इसमें एक मिनट, वो रेगुलेशन 56 में आ जाता है सर्टिफिकेशन का। तो इसमें ये चेंज आया कि ये थोड़ा सा इस रेगुलेशन को 2-3 लाइनों से बढ़ाकर एक्सपेंड किया गया है थोड़ा। किसके केस में, नॉन कन्वर्टेबल 100% एसेट कवर वही है, ये न्यू ऐड हुआ है, ये न्यू है आपकी। ये न्यू क्या है कि पहले तो था 100% असेट कवर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट, इतना दिया हुआ था। अब दिया गया है एज पर टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल प्रोस्पेक्टस है, तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो लिखा गया है, ये नई वर्ड्स को और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए लिया गया है।
स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रिपोर्ट जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कि हमने जितने नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखे हैं उसके साथ हमारा 100% का असेट कवर चल रहा है, और अगर उससे कम हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास पावर आ जाती है एक्शन लेने की, असेट बढ़वाए या पैसा वापस करवाए, नहीं तो अर्ली रिडेम्पशन के लिए मीटिंग कराएगा। साथ में रेगुलेशन 56, अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ 54 में ये लैंग्वेज को न्यू को ऐड किया गया है, यहाँ पर आया है 56 में दो चेंजेस हैं। 56(1)(c) डॉक्यूमेंट एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी, कि डिबेंचर ट्रस्टी को आपको कोई भी अगर आपकी रेटिंग में चेंज हुआ है अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको बताना है, कोई डिफॉल्ट हुआ है आपके किसी भी डिबेंचर में वो बताना है, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, चार्ज क्रिएट नहीं कर पाए तो आपको बताना है। तो ये एक नया वर्ड आया है, ऑल कवर्नेंट ऑफ द इशू, साथ में आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का लेटर भी साथ में अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो उसको भी आपको इंटीमेशन देनी है। मतलब 56(1)(c) में एक नई इंटीमेशन और ऐड हो गई कि जो भी ऑल कवर्नेंट्स ऑफ द इशू, जिस टर्म्स पर आपने इशू किया था वो भी आप साथ में दोगे। 1D ये आई कि यहाँ पर CS की जगह और CA और CS की जगह जो पहले था अर्लियर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको काट कर वर्ड क्या किया गया है, स्टैच्यूटरी ऑडिटर। अब ये असेट कवर का सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, जो कंपनी का स्टैच्यूटरी ऑडिटर होगा, मतलब बाहर से आप किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को, चाहे वो CA है चाहे CS है, उससे असेट कवर नहीं लोगे, आपको अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटर से लेना पड़ेगा। बाकी जो 100% असेट कवर के साथ में बाकी लैंग्वेज जो ऊपर थी वही सेम साथ में आई है। ठीक है जी। अगला टॉपिक है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें बहुत माइनर से चेंजेस हैं। रेगुलेशन 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, की इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ मैनेजर ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हैज़ एडिक्वेट एक्सपीरियंस। जो भी AIF की टीम होगी, मैनेजर मैनेज करता है, आपने स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी, ये आपने वर्ड सुने थे, तो मैनेजर ही बेसिकली फंड को मैनेज करता है, स्कीम को चलाता है, इम्प्लीमेंट कराता है, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके की पर्सनल जो है 5 ईयर का, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर यह आया कि जो भी वो की पर्सनल रख रहे हैं उनमें से एक के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, बिजनेस में। साथ में जो ऐड किया गया है प्रोफेशनल में CFA डिग्री को ऐड किया गया है। मतलब जो भी AIF फंड की टीम है, मैनेजर है और मैनेजर के साथ जो उसके की पर्सनल है, तो की पर्सनल में मिनिमम 1 अब क्या कर दिया गया कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए। उन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में साथ में एक एडिशन आया, CFA डिग्री को भी लिया गया। तो पहले ये G क्लॉज मैंने पुरानी डाली हुई है, आप पढ़ोगे कंपेयर कर पाओगे, नहीं में ये मतलब क्लॉज G को, सब रेगुलेशन G को 2 पार्ट में कर दिया गया, जो पहले सिंपल 1 पार्ट में थी। एक तो ले आए कि प्रोफेशनल और साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ये थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। जनरल ऑब्लिगेशन आप ये रीड पर रखना। रेगुलेशन 20 में सब रेगुलेशन 6 को नया ऐड किया गया है। ये पूरी सब रेगुलेशन 6 है कि मैनेजर की जिम्मेवारी रहेगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की, ये आप जानते हो AIF में। अब वो खुद ना करके सब रेगुलेशन 6 में बोला गया है कि जो भी AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसको चलाने की जिम्मेवारी है मैनेजर की रहती है। सब रेगुलेशन 6 ने ये बोला कि वो एक कमेटी बना सकता है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आगे इंप्लीमेंट कराएगी, मॉनिटर करेगी, चेक करेगी। तो उसमें मेंबर्स जो होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली आ जाएगी मैनेजर के हिसाब से। अब पहले क्या होता था, मैनेजर मान लो 1 है, 2 हैं, तो वो सारे काम नहीं संभाल पाते थे, तो उन्होंने टीम बनाकर एक कमेटी बना ली, और कमेटी के जो मेंबर होंगे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की गई है, सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैनेजर एंड मेंबर्स जॉइंटली और सिवियरली इंश्योर कि वो सारे प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करा रहे हैं,
पहले तो था आया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब क्या आया, प्रोविजंस को उनकी जिम्मे कमेटी के थ्रू हो सकता है वो, मतलब मैनेजर के काम को थोड़ा सा और इजी किया गया है, डिवाइड किया गया है। और जो कमेटी के बाहर के मेंबर हैं अगर वो काम कर रहे हैं जिनका नाम प्लेसमेंट मेमोरेंडम में नहीं दिया गया, shall be appointed only with the consent of 75% of the investor। मतलब जब ये कमेटी बनेगी तो वो कमेटी के बारे में पहले से ही प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू यूनिट्स इशू हो रही थी, पैसा लिया जा रहा था, उसमें मेंशन की जाएंगी और वो जॉइंटली और सिवियरली इंश्योर करेंगे कि कैसे हम चलेंगे। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस कमेटी के होंगे। और उसके बाद दूसरा दिया गया कि जो कमेटी के दो पार्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी और प्रोविजंस की कंप्लायंस भी। तीसरा, जो कमेटी में नाम नहीं दिए गए थे बट वो काम कर रहे हैं, तो वो तभी काम करने का हक रखेंगे जब यूनिट होल्डर उसको कंसेंट दे दें। और कितने, 75% ऑफ द इन्वेस्टर और एनी अदर कंडीशन। और 1 और 2 शैल नॉट अप्लाई कि कब कमेटी अपॉइंट नहीं होगी, अगर एआईएफ के मैनेजर्स ने खुद ही पैसा लगाया हुआ है कम से कम 70 करोड़ वेवर ऑफ एआईएफ, तो फिर उनको इस रेगुलेशन से पूरी की पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमेटी की जरूरत नहीं होगी। कब, अगर उन लोगों ने, मैनेजर ने खुद या एआईएफ के एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स ने भी मिनिमम 70 करोड़ का अमाउंट लगाया हुआ है। नेक्स्ट, आरईआईटी में, आरईआईटी में एक तो नई डेफिनेशन आई है, इंडक्टेड स्पॉन्सर। इंडक्टेड का मतलब है और डाला गया बाद में, पहले नहीं था। तो वो क्या होगा कि एक बार जब फंड बन गया, स्पॉन्सर काम कर रहा था, अब वो किसी और को ऐड करता है, खुद चेंज होता है, तो ये एक नई डेफिनेशन आई है सिंपल। अभी रेगुलेशन 22 आगे पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। दूसरा, डेफिनेशंस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की डेफिनेशन में एक एडिशन हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आईआरडीए, इसको ऐड किया गया साथ में। बाकी सब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मेरे ख्याल लास्ट टाइम दिसंबर 20 में क्वेश्चन भी आया है इस पर। मल्टीलैटरल बायलैटरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब साथ में और क्या कर दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी जो आईआरडीए से अप्रूव्ड है और म्यूचुअल फंड पुराने हैं। ये एक नई रेगुलेशन आई है 7A, डी क्लासिफिकेशन। डी मतलब क्लासीफाई किया हुआ था, अब हम वहां से किसी स्पॉन्सर को हटा रहे हैं, स्पॉन्सर जो हमने पहले नेम दिए हुए थे। तो डी क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रमोटर, मतलब स्पॉन्सर, जो एक स्पॉन्सर है वो हट रहा है, एज अ स्पॉन्सर नहीं कहलाया जाएगा, उसको स्पॉन्सर की टैगलाइन से हटाया जा सकता है अगर वो लिस्टेड है और 3 साल से, मतलब वो आरईआईटी फंड कितने साल से लिस्टेड है, 3 ईयर्स से। और कंडीशन है कि ऐसा हम कब कर सकते हैं, जिस स्पॉन्सर को हटाया जा रहा है, डीक्लासिफाई किया जा रहा है, मतलब वो फंड से बाहर नहीं जा रहा बट उसकी टैगलाइन को हम हटा रहे हैं, अगर उसकी होल्डिंग 10% तक है तब तो वो अलाउड है, अगर 10% से है तो वो अलाउड नहीं है। मतलब उसकी होल्डिंग फंड में 10% से ज़्यादा है तो फिर हम डिस्क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो स्पॉन्सर है और स्पॉन्सर रहेगा, वो अपना नाम विड्रॉ नहीं कर सकता। मैनेजर ऑफ रीट इज नॉट एंटिटी कंट्रोल बाय स्पॉन्सर, जो मैनेजर है वो सेपरेट एंटिटी है, वो स्पॉन्सर की ही कोई एसोसिएट या एंटिटी कंट्रोल नहीं है। स्पॉन्सर एसोसिएट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। और अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर, रेगुलेशन 22 पूरी मीटिंग और राइट ऑफ यूनिट होल्डर की बात करती है, उनकी अप्रूवल के बिना डीक्लासिफिकेशन नहीं होगा। मतलब एक स्पॉन्सर डीक्लासिफाई हो रहा है, स्पॉन्सर की टैगलाइन से हट सकता है। पहली कंडीशन 3 साल से लिस्टेड फंड होना चाहिए वो। सेकेंड कंडीशन, उसके पास 10% तक या उससे कम की होल्डिंग होनी चाहिए। अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर आएगा, उसी
फंड का मैनेजर स्पॉन्सर का कंट्रोल ना हो या स्पॉन्सर की एंटिटी नहीं होनी चाहिए, और स्पॉन्सर और एसोसिएट फ्यूजिटिव ऑफेंडर पहले से हैं तो फिर वो अपने आप को डिक्लासिफाई नहीं करा सकते। रेगुलेशन 11, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप, इसमें रेगुलेशन 11 बहुत लंबी है। इसकी सब रेगुलेशन 3 में sponsor shall collectively hold minimum 25% of the total units of RIT after IPO of post issue basis। ये एक नई चीज साथ में आई, और मेन इसमें क्या किया गया है, इन सब रेगुलेशन बी और सी इनको हटाया गया है। क्लॉज बी सी ओमिटेड हैं, इनको यहाँ से 15% की लिमिट होती थी, 5% की लिमिट होती थी, इनको हटा दिया गया है, और मिनिमम 25% की टोटल यूनिट में उनकी पोस्ट इशू बेसिस पर कंडीशन डाल दी गई है, और 3 इयर्स तक होल्ड करेंगे वो। तो उसमें पहले होता था स्पॉन्सर टुगेदर होल्ड नॉट लेस देन 15% एट आर टाइम, हमेशा मतलब उनको 15% रखनी पड़ती थी, मतलब 25% 3 साल तक रखेंगे, उसके बाद 15 रखनी पड़ती थी, ये हटा दी गई। फिर इंडिविजुअली भी 5% रखना पड़ता था, कलेक्टिविटी 15% रखना पड़ता था, इनको भी हटा दिया गया। अब सिंपल क्या कर दिया गया कि 3 साल तक आप 25% रखो, उसके बाद आप बेच सकते हो। क्लियर जी? ये ओमिशंस हुई हैं, आप एक बार इनको करेक्ट कर लोगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो मैं टाइम बचाते हुए आगे चल रहा हूँ। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट। देखो आप पढ़ते थे कि मिनिमम एप्लीकेशन की REIT में मिनिमम एप्लीकेशन कितनी होगी, पहले 2 लाख हुई, फिर 1 लाख हुई, फिर अब हो गई थी 200 यूनिट्स। ये तो एज इट इज चल रही है। यहाँ पर न्यू क्या आया है, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम एक पर्सन REIT में कितनी यूनिट ले सकता है, 25%। मतलब आप एक REIT फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसकी टोटल यूनिट्स में एक अकेला आदमी 25% से ज़्यादा नहीं ले सकता, और मिनिमम एप्लीकेशन वहीं की वहीं है 200 यूनिट्स, मैक्सिमम को 25% ऑफ टोटल यूनिट कैपिटल कर दिया गया है, ताकि किसी का भी एक पर्सन का कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ता ना चला जाए। जबकि आप देखते हो नॉर्मल कंपनी के हम शेयर्स लेते हैं तो हम ले सकते हैं, सिर्फ टेक ओवर कोड अप्लाई हो जाता है। आप पढ़ते थे ना 5%, 5% से 25%, फिर ओपन ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट, वो हो जाता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट 25% तक जाया जा सकता है, मिनिमम 200 से, उसके बाद अलाउड नहीं है। ये सिंपल है, राइट एंड मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इशू एंड अलॉटमेंट में REIT में जो मेजर अमेंडमेंट आई है कि मिनिमम 200 यूनिट है, तो मैक्सिमम कुछ नहीं होती थी कि हम कितने तक अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम की कैप लगा दी गई है 25% ऑफ द टोटल यूनिट कैपिटल, अमाउंट वाइज, ना कि यूनिट वाइज। फिर राइट एंड मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर में एक नई सब रेगुलेशन आई, सब रेगुलेशन 5 में क्लॉज FAI, डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्पॉन्सर। ये राइट है जो मीटिंग का, अब आप देख रहे थे ना यहाँ पर मीटिंग होगी, लास्ट हमने ये पढ़ा था, अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर सब रेगुलेशन 5 में। तो अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर में उनका राइट दिया गया है यूनिट होल्डर का कि डी क्लासिफिकेशन अगर स्पॉन्सर की हो रही है तो उनसे पूछा जाएगा, तो ये उनके राइट्स में ऐड किया गया है। फिर सब रेगुलेशन 6 की क्लॉज जी में बोला गया है, इसको डिलीट किया गया, ये सिर्फ प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया गया। उसमें था कि अप्रूवल नहीं मिल, ये आप ध्यान से पढ़ना, चेंज इन ट्रस्टी को लेकर है। तो चेंज इन ट्रस्टी के केस में एग्जिट ऑप्शन यूनिट होल्डर को देनी पड़ती थी, वो प्रोवाइजो को हटा दिया गया। बाकी इंडक्टेड वर्ड आया है, इसको सिर्फ ग्रामेटिकल रीडेजिग्नेटेड की जगह इंडक्टेड वर्ड कर दिया है, जहाँ जहाँ रीड आ रहा था वहाँ पर इंडक्टेड हो गया। चलो जी, बहुत सिंपल है ये। अब आप
सिर्फ चेंजेस करोगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। इंडक्टेड का मतलब हम समझ चुके हैं। इंडक्टेड मतलब जो डीक्लासिफिकेशन के बाद नया आया इंडक्टेड हो जाएगा। एक स्पॉन्सर की टैग हट रही है तो नया आ जाएगा वो। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT में इंडक्टेड स्पॉन्सर वर्ड आया जैसे वहां पर आया था। स्पॉन्सर साथ में इंडक्टेड आ जाएगा जो न्यू आया। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की डेफिनेशन में यहाँ पर भी सेम वही जो REIT में आया था, इंश्योरेंस कंपनी को ऐड किया गया है, तो मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डी क्लासिफिकेशन वही सेम आया जो मैंने आपको बताया था कि डी क्लासीफाई होगा तो 10% और कंट्रोल नहीं होना चाहिए स्पॉन्सर का, और यूनिट होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा ही होगा। इशू एंड अलॉटमेंट में यहाँ पर भी सेम मैक्सिमम की लिमिट लगाई गई है 25% की, नॉट मोर देन 25%। क्लियर हुआ जी कि आप जो भी यूनिट इशू कर रहे हो 25% से ज़्यादा का सेक्शन नहीं होगा। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग रेगुलेशन 16 में सब रेगुलेशन 7 में आया। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर इन केस प्राइवेटली प्लेस्ड शैल बी 5। किसको हटा दिया गया? 25% उनको मिनिमम यूनिट लेनी पड़ती थी, वो हटा दी गई है। मतलब अगर हम INVIT की प्राइवेट प्लेसमेंट से ला रहे हैं तो मिनिमम 5 होते थे और कम से कम 25% लेना पड़ता था, तो वो हटा दिया गया। 5 में इक्वल होना 25% होना जरूरी नहीं है, मिनिमम 25 सॉरी मोर देन 25% नहीं होगी, तो वो हटा दी गई है प्राइवेट के में। और पब्लिक के केस में 20 की लिमिट वही की वही है, नॉट मोर देन 25% ऑफ यूनिट ऑफ INVIT, इसको हटाया गया है। ये दो लाइन चेंज हुई है। मतलब रेगुलेशन 16 में मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से हैं तो कितने हैं? 5, और मैक्सिमम कितनी होल्डिंग रहेगी उसको हटा दिया गया। अगर पब्लिक ऑफर के थ्रू आ रहे हैं तो 20 और मैक्सिमम होल्डिंग 25% को हटा दिया गया। मतलब एक 25 से भी ज़्यादा ले सकता है, एक कम भी ले सकता है। ये आपका एक टॉपिक है डेट सिक्योरिटीज का, कॉर्पोरेट डेट के रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, उसमें सेबी की लिस्ट इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशंस है। उसकी रेगुलेशन 18 में रिडेम्पशन एंड रोल ओवर, रिडेम्पशन एंड रोल ओवर, रिडेम्पशन मतलब हम रिडीम कर रहे हैं, और रोल ओवर मतलब रिडेम्पशन का टाइम आ गया, हम उसको और आगे दोबारा ले जाना चाह रहे हैं। तो उस रेगुलेशन में जो नोटिस जाएगा रोल ओवर का, वो पहले 21 डेज था, उसको काट कर अब क्या कर दिया गया है 15 डेज। आपको रोल ओवर याद होगा कि जब भी हमारे डिबेंचर रिडीम होने वाले होते हैं तो हम रिडेम्पशन पे या तो पैसा दे देंगे, और अगर हम पैसे नहीं देना चाहते या हमारे को ज़रूरत है या प्रॉब्लम है तो हम उन डिबेंचर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो रोल ओवर के लिए पहले उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है, फिर हमें उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है 3/4 की, और जो डिसेंडिंग होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, नई क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, ये आप पढ़ चुके हो। तो रोल ओवर की मीटिंग का जो नोटिस था 21 डेज का टाइम, वो घटाकर कितना कर दिया गया है 15 डेज। मैंडेटरी लिस्टिंग कुछ नहीं है। लिस्टिंग अगर आप डेट सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो लिस्टिंग कंपलसरी है। साथ में ये क्लैरिटी लाई गई है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 40 के हिसाब से होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, नई रेगुलेशन ऐड हुई है। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताएगी कि जो भी उसने असेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है वो सब के सब फ्री हैं इनकम ब्रांचेस, मन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई पहले से ब्लॉक नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट की रोक नहीं है, वो फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांचेस होनी चाहिए जो रेडीली सेलेबल होनी चाहिए। तो आपको एक अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में जो भी आप असेट्स पर चार्ज क्रिएट कर रहे हो, साथ में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हमने जो पहले के लोन ले रखे थे और अब जो हम नए लोन लेने जा रहे हैं, तो हमने पहले तो उनकी कंसेंट ले ली है पहले वाले क्रेडिटर्स की, आपको पारी पासू चार्ज में डाला जाएगा। पारी पासू होता है इक्वल फुटिंग की, आप उनके इक्वलेंट रहोगे। मतलब आज कंपनी ने कोई नया लोन लिया ऐसी एसेट पर जिस पे पहले से भी लोन ले रखा है,
असेट की वैल्यू ज़्यादा थी, मान लो उस असेट की वैल्यू 500 करोड़ है, पहले 400 करोड़ का लोन था, 100 करोड़ का और ले रही है, तो पहले वाले क्रेडिटर से पूछेगी, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में इंटीमेशन देगी कि यस हमने कंसेंट ली है, और वो असेट पर कोई रोक नहीं है, वो फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस है कि उसको आप रेडिली सेल किया जा सकता है जब भी जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, वो पारी पासू मानी जाएंगी कि जो भी आपका राइट है पुराने वालों का वो इक्वल फुटिंग पर चलेगा। तो एक नई रेगुलेशन है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी की। तो ठीक है जी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप इनको नोट्स को expertbano.com की साइट पर ले सकते हो, जो भी नोट्स हैं आपके, और ड्राइव में तो आपके आ ही चुके हैं जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। expertbano.com पे जाओगे, आप फ्री नोट्स के लिंक पर जाओगे, CS नोट्स पर जाओगे, और लास्ट में जाओगे स्क्रॉल करके, बच्चों के मैसेज आते हैं सर नोट्स नहीं मिल रहे, तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे से ऊपर चलोगे तो वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के भी डले होते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, आपको दिसंबर 20 वाले भी देखने हैं और ये वाले भी देखने हैं, दोनों को आपको देख के चलना है, तभी गाड़ी चलेगी। दिसंबर 20 वालों से अपडेट जरूर कर लेना, रिफ्रेश जरूर कर लेना, उसमें उसकी भी ये पूरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसमें बस आप अपने टॉपिक हटा देना प्रोफेशनल वाले जिनके हैं, बाकी एग्जी के छोड़ देंगे जो है आपको पता ही है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, आपके किसी और सब्जेक्ट में है अगर काम आ रहे हैं तो आप अपनी ये वीडियो देख सकते हो। तो मैंने आपको वीडियो का भी बता दिया कि यहाँ पर वीडियो इस नाम से पड़ी है, सिक्योरिटीज लॉ फॉर CS। यहाँ पर SL CFL दोनों मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो SL CFL जब आप यहाँ देखोगे तो आपको दोनों में देखनी है, और आपको जो जो टॉपिक आपके मतलब के आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो। तो ठीक है जी, अगेन लॉट्स ऑफ विशेस कि जून के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स हों, मुझे अपडेट ज़रूर दो आप अपनी, और आपकी अपडेट से ही हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे। और अगर आप अपडेट देना चाहते हो तो मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ, कोई फर्दर अगर आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो वो भी आप पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरे नंबर पे अपना फीडबैक ज़रूर दो, ताकि आगे और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिलती रहे। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।